नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। हैशटैग साल भर 60 कैंपेन किससे संबंधित है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है एक भारत की 16 साल की बालिका के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जो हमारा PM 2.5 का लेवल है वो 60 से ज़्यादा ना हो, यानी 60 मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में से ज़्यादा ना हो। तो प्रदूषण का एक स्केल है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कैंपेन, ये हमको जानना है। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्यापक सामरिक भागीदारी साझा जो ये है किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी साइन किया है। पहली हमारी बायलैटरल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी अभी मोदी जी के साथ। ट्यूलिप पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो ग्रेजुएट्स होंगे, उनको स्किल दी जाएगी ताकि वो रोजगार पा सकें। गावी क्या है? तो इंटरनेशनल अलायंस यानी कई देशों का समूह है जो मिल के आते हैं कि जो भी आपके जो है डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास क्षमता नहीं है उनके लिए वैक्सीन तैयार करें। जैसे इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 300 मिलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के 300 मिलियन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी इसके तहत। तो ये चीज़ बात की जा रही है। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो हमारा सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर है, इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स टू एग्री रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। तो भारत चीन जो है वो दोनों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने। उसमें कहा है कि हम दोनों लोग शांतिपूर्ण रूप से अपने मामले को सुलझाएंगे। तो ये बताइए। और चाइना ने अभी एक नया कमांडर भी अपॉइंट किया है, जो भारत संबंधी उनका जो ये है थिएटर है उसके लिए नया कमांडर अपॉइंट किया है बातचीत करने के लिए। अ बोट राइड होम फाइनली एंड्स इन लॉन्गिंग टू रिटर्न। तो बताई गई है, एक जो है न्यूज़ बताई गई है कैसे उड़ीसा के जो वर्कर्स हैं वो चेन्नई से कैसे बोट खरीद के बोट से जो है लॉकडाउन में अपने घर आने का प्रयास कर रहे हैं। डेथ ऑन श्रमिक ट्रेन्स नॉट ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो यानी स्वतः एक केस संज्ञान में लिया था, जिसमें पूछा था जो है सरकार से कि भाई क्यों इतनी मौतें हो रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में रोज़ खबरें आ रही थी क्यों इतनी मौतें हो रही हैं। तो सरकार ने उसकी स्पष्टता में कहा है कि जो मौतें हो रही हैं ये भोजन और पानी की कमी की वजह से नहीं हो रही, ये किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित थे उसकी वजह से हो रही हैं, ये बताई गई है। तो यहाँ पर स्वतः संज्ञान में लेने की शक्ति जो है ये हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो स्वतः किसी मामले को संज्ञान में ले सकती है, यानी कोई अगर केस नहीं फाइल किया उसके बावजूद भी वो अपने उसको लगता है कोई मामला गंभीर मुद्दा है, उसको स्वतः संज्ञान में ले सकती है। स्टेट्स टू डिसाइड ऑन रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो केंद्र ने कहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने कहा है कि स्कूल खोले जाए ना खोले जाए राज्यों के ऊपर निर्भर, वो अपने निर्णय ले सकते हैं जो जैसा उचित रहेगा। मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लोज इनटू द मार्केट। तो जो हमारी बाज़ार है उसमें जो विदेशी मुद्रा निवेश काफ़ी बढ़ा है इस माह में, जून के 5 ही दिन में पहले सप्ताह में काफ़ी बढ़ा गया है। क्यों बढ़ा है? तो पहली बात तो 2 घटनाएं प्रमुख बताई जा रही हैं इसमें। एक रिलायंस इंडिया लिमिटेड का जो राइट इशू हुआ था उससे लगभग जो है 53,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज हुआ है। और उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें 2.83% शेयर बेचे गए हैं, जिससे 6800 करोड़ रुपये। तो यानी कि लगभग आपका 60 से 65,000 करोड़ रुपए इन्हीं दोनों घटनाओं से जो हुए हैं। तो इसीलिए फॉरेन फ्लोज बढ़े हैं देखने को मार्केट में हमारे। जोधपुर पुलिसमैन पिंस मैन डाउन विद द नीज। तो जो जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे तो एक व्यक्ति है उसके घुटनों से अपना गर्दन उसका दबाए हुआ है। ऐसी ही घटना वहाँ पर अमेरिका में हुई थी जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिन से। मिनियापोलिस में ऐसी घटना हुई थी। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, इसके बारे में न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस स्लैब्स यूएपीए एंड सेकंड पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट। जैसे कि जानते हैं जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद दिल्ली में दंगे भी हुए थे, तो उसी में जो उस पर दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को और आरोपी बनाया है, किसके तहत? यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो ये अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था उसके तहत इनको वो किया है, अरेस्ट किया है। यूएपीए क्या है आपका? ये एक ऐसा वो है जैसे इसके तहत कुछ संशोधन किए गए हैं कि पहले क्या होता था किसी संगठन को ही आतंकवादी संगठन या इसके तहत जो है बैन किया सकता था। अब इसको व्यक्ति तक सीमित, व्यक्ति भी इसके दायरे में आ जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो अगर गैर कानूनी गतिविधि करेगा तो उसको इसके तहत जेल में जो है बंद किया सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हाईकोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट सेंटर्स ऑर्डर फिक्सिंग एयरफेयर्स। तो जैसे कि केंद्र ने वायुयानों के जो विमान का चार्ज होगा उसको फिक्स कर दिया था कि इतने से इतने के बीच में ही आप फिक्स कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि उचित नहीं है जो हाईकोर्ट जो अपना इस केंद्र एयर फिक्स कर दे रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र का सरकारी मामला है, सरकार का अधिकार है, ये ऐसा नहीं, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सेंटर्स एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस अंडरमाइंस
फेडरल स्ट्रक्चर। तो पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है, जो एक केंद्र ने अध्यादेश जारी किया है, अध्यादेश क्या था, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। तो ये क्या था, इसके अंतर्गत क्या था कि जो किसान है वो अपनी फसल के उत्पाद जो होंगे वो एपीएमसी मार्केट के बाहर यानी किसी को भी बेच सकते होंगे। पहले क्या था, जो एपीएमसी लॉ है उसके अकॉर्डिंग एपीएमसी मंडी रहती थी, उसी सरकारी मंडियों में ही अनाज को आप पहली बार बेच सकते हैं। लेकिन अब इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया गया है कि वो किसान अपने फसल का उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे कह रहे हैं कि जैसे राज्यों को, जाहिर सी बात, उससे टैक्स मिलता था, जो भी मंडी में बेचा जाता था तो मंडी टैक्स मिलता था, राज्यों के जो है कर में कमी आएगी। तो वही जो पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं, ये एक राज्य के क्षेत्र में जो है आप अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो राज्य सूची विषय में आता है 7वीं सूची के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमने देखा इसमें। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इट्स नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो महाराष्ट्र के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कल 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट था उसको चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया है, कि पर्यावरण बदलाव संबंधी मामले भी ये देखेगा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एनजीटी इश्यूज नोटिस टू केटीआर ऑन फार्म हाउस। तो जो आपके केटी रामाराव हैं, आईटी मिनिस्टर है तेलंगाना सरकार में, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है एनजीटी ने कि उनका जो फार्म हाउस बना रहा है वो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो न्यूज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एनजीटी जो कि कई बार आती है, हमने कई बार डिस्कस किया, महत्वपूर्ण भी ये है। तो एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके जो चेयरमैन है वो इस समय जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। ये क्या करती है, पर्यावरण संबंधी मामलों पर सुनवाई करती है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने की है, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनकी सुनवाई नहीं कर सकती, इसका अधिकार क्षेत्र वहाँ पर नहीं है। शेष सभी पर्यावरण मामलों पर सुनवाई कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेट फॉर राज्यसभा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको जो है कर्नाटक से राज्यसभा के पद के लिए नामित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अहेड ऑफ वोट फॉर यूएनएससी सीट इंडिया लॉन्चेस कैंपेन ब्रोक्योर। तो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 15 सदस्यीय संस्था है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पे चुने जाते हैं, यानी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी जो सीटें खाली हुई हैं उनके लिए फिर से चुनाव होने वाला है अस्थायी सदस्यों के लिए। तो उसके लिए भारत जो है अब 8वीं बार 2021-22 के जो है पद के 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का चुनाव में प्रतिभाग करेगा, जिसमें उसके खिलाफ विपक्ष में कोई नहीं है, तो इसलिए उसका चुना जाना तय हो गया है। तो ये 8वीं बार होगा जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेगा। तो ये बात बताई जा रही है इसमें। पिछली बार जो है लास्ट टाइम 2011-12 में अस्थायी सदस्य था, जब इसने 190 वोटों में से 187 वोट पाए थे, तब उससे इतनी अच्छे मतों से जो है विजयी हुआ था। अब इन्होंने कहा है कि हम क्या क्या मुद्दे जो है उठाएंगे जो वहाँ पर आएंगे। तो इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म्स लाए जाएँ, सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और वैश्विक संस्थानों को और महत्व मिले, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरिज्म, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, ये इन्होंने कहा है। तो ये हमने जाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। अगली न्यूज़ है, ड्राफ्ट रूल्स प्रोहिबिट यूज़ ऑफ ड्रोन्स फॉर डिलीवरी। तो जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत डीजीसीए एक बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो वो ड्रोन की जो है रूल डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग पे अभी मना किया हुआ है। जैसे ड्रोन हम जानते हैं जो वायु में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, यानी कि रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स होती हैं। तो जोमेटो और स्विगी जैसे जो संस्थान हैं ये फूड डिलीवरी करते हैं। तो ये इन्होंने आदेश मांगा था या इनके लिए अलाउ किया गया है अभी कि आप ट्रायल बेस पे जो है फूड डिलीवरी का ट्रायल कर सकते हो, कैसे उचित रहेगा, पायलट बेस पे ट्रायल कर सकते हो, लेकिन अभी हम परमानेंटली इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, क्योंकि जैसे ऐसी समस्याएं क्या है कि ये देखिए ड्रोन हमारे सुरक्षा के लिए भी खतरे हो सकते हैं। जैसे अगर हम अलाउ कर देंगे तो उनको जो एक हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, अन्यथा तो कोई ड्रोन आएगा, विदेशी दूसरे देश की जो है सेनाएं या दूसरे देश के हमारे जो है वो भी वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे कौन सा ड्रोन हमारा है कौन सा उनका है, उससे वो विस्फोटक पदार्थ या कुछ भी जो है गैर कानूनी गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो ये इसलिए पहले जब तक हमारे पास एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो जाता है तब तक हम जो है अच्छे से हमारे पास एक आइडिया नहीं आता तब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज़ को, फूड स्टार्टअप्स को डीजीसीए ने परमिशन दी है ट्रायल करने के लिए। तो ये संबंधित न्यूज़ थी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी NHRC 6 एक्शन ऑन MP मैन्स असॉल्ट। तो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति पे जिसने जो है
हमला किया गया है, जो वीडियो वायरल हुई है जिसपे गर्दन पे वो जो है रखा है, अभी हमने बात की थी, तो उस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन की मांग की है कि जो है उस पर कार्रवाई की जाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? ये मानवाधिकार संबंधी मामलों पर निर्णय करती है, यानी कि सभी मामले सुनवाई करती है। कोई भी मानवाधिकार संबंधी मामले का उल्लंघन होता है तो इसको संज्ञान में लेती है। NHRC जो है इसका जो चेयरमैन होता है वो अभी संशोधन इसमें हुआ है, तो संशोधन हुआ है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। संशोधन के बाद ये हुआ है, इसका जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज हो सकता है कोई भी। उसके साथ ही जो ये 3 इसमें अन्य विशेषज्ञ होते हैं, मानवाधिकार के संबंधी विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें एक महिला का होना आवश्यक है। इनका कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया गया है। तो ये सब कुछ संशोधन हुए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ये जो हमें जरूरी थे जानना। एट द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन द कंट्री, नो साइंस ऑफ एट ऑफ अनलॉकिंग ट्रेड। तो जो पश्चिम बंगाल के द्वारा मार्ग से जो बांग्लादेश का ट्रेड होता है, वहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, पेट्रापोल और आपका बेनापोल। तो पेट्रापोल हमारा आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, बेनापोल बांग्लादेश में आता है। इन 2 बंदरगाहों के माध्यम से ट्रेड होता है। तो ही बताया गया है लॉकडाउन के बाद अभी पर यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि पेट्रापोल बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आम 4 अक्टूबर, तो जो UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है 4 अक्टूबर का उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये न्यूज़ बताई गई है। क्लोज टू 28% ऑफ सुंदरबंस डैमेज इन साइक्लोन एम्फान। तो जो एम्फान चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल को जिसने प्रभावित किया था, उसमें बताया जा रहा है कि जो 28% सुंदरबन क्षेत्र है, जो हमारा वेस्टलैंड है, ये वेटलैंड है, इस 28% सुंदरबन क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ, डैमेज हुआ है, ये बताई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, US लॉन्चेज स्ट्राइक्स अगेंस्ट तालिबान अगेन। तो तालिबान के खिलाफ पुनः US ने स्ट्राइक जो है लॉन्च की है, एयर स्ट्राइक की है। तो तालिबान और US में वार्ता चल रही है, शांति वार्ता चल रही है, लेकिन देखा गया है कि इसमें ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक बात है कि भाई इससे जो शांति वार्ता है वो पथभ्रमित भी हो सकती है। तो अभी उन्होंने एयर स्ट्राइक लॉन्च की है USA ने तालिबान पे। उस हमले में जो है लगभग काफ़ी तालिबानी सैनिक मारे गए हैं और अफगान सोल्जर्स भी घायल हुए हैं। US सीक्स फुल अकाउंटिंग ऑफ टिएनएनमेन मैसाकर। तो जो US में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है केले मैकेनी, इन्होंने कल स्टेटमेंट जारी की जिसमें बताया है कि चाइना, देखिए क्या है कि जो 4 जून को चाइना का 6 जून को 4 जून को चाइना का टिएनएनमेन स्क्वायर जो है मसाकर हुआ था। टिएनएनमेन स्क्वायर मसाकर में क्या हुआ था कि टिएनएनमेन एक जगह है, वहाँ पर कुछ जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, जिनको वहाँ पे चीनी सेना के द्वारा 1989 में तोपों से उड़ा दिया गया था। तो ये बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है। तो वही USA के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना को इसके लिए अपोलॉजी मांगना चाहिए, उसको अपना गलती मानना चाहिए। तो ये चीज़ बताई जा रही है। वैक्सीन प्रोग्राम गेट्स $8.8 बिलियन फंडिंग। तो जो गावी हमने बात की थी, गावी क्या है? इंटरनेशनल अलायंस है, कई देशों का मिलकर एक समूह बनाया है इन्होंने। उद्देश्य क्या है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास क्षमता नहीं कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप कर सके और उनको बांट सके मुफ्त में या फिर सस्ते दामों पर, उनके लिए एक अलायंस है। ये सभी विश्व के देश इस अलायंस में डोनेट करेंगे और ये अलायंस जो है सस्ती वैक्सीन दवाएं उपलब्ध कराएगा, जैसे अफ्रीकन देश हो गए, इन देशों में। तभी इसने उद्देश्य रखा था कि $7.4 बिलियन इकट्ठा हम करेंगे, टारगेट रखा था, लेकिन डोनेशन लगभग $8.8 बिलियन हो चुका है। $15 मिलियन इंडिया ने भी डोनेट किया है इसमें, गावी में हमने कल बात की थी। तो गावी क्या है? ये इंटरनेशनल अलायंस है वैक्सीन के लिए, लो कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एक इंटरव्यू अब जो है इसमें छपा हुआ है जामिर काबुलोव का, ये आपके रशियन इन्वॉय हैं, जो मतलब शांति वार्ता चल रही है अफगान तालिबान के बीच में, तो उसमें जो रशिया के इन्वॉय हैं वो हैं। तो इनसे बातचीत की जा रही है। जैसे सबसे पहली बात बताई जा रही है कि लग रहा है कि जैसे US मतलब तालिबान के जो US वार्ता चल रही है, आपको क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं कि इसमें क्या समस्याएं आ रही पूछी जा रही हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो समस्या इन्होंने कहा है कि इसमें सबसे समस्या है प्रिजनर्स का एक्सचेंज, यानी कि प्रिजनर एक्सचेंज करनी, यानी 5000 तालिबान सैनिकों को अफगान जो है सरकार देगी और उसके बदले में तालिबान 1000 सैनिकों को रिलीज करेगा। और दूसरी बड़ी समस्या है कि जो कौन सी टीम नियुक्त करेगा जो अफगान सरकार है, जिसको तालिबान जिससे बात करने पर सहमत हो। ये 2 चुनौतियां अभी प्रारंभ में दिख रही हैं। फिर इनसे आगे पूछा जा रहा है कि तालिबान का व्यवहार क्या बदल गया है, पहले जो हिंसक तालिबान था क्या वो व्यवहार बदल गया है? तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये अपनी पहली गलतियों से इसने काफ़ी कुछ सीखा है। देखिए 1990 के दशक में एक बार तालिबान की सरकार बनी थी, उस समय ये मानवाधिकारों को
का बहुत उल्लंघन किए थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं दे रहे थे, महिलाओं को पर्दा में रख रहे थे, काफ़ी हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई थी। तो उसके बाद ही यहाँ पे यूएसए ने अटैक किया था और तालिबान को हटाया था। तो वो यही बता रहे हैं, जो ये रशियन एनवॉय हैं बता रहे हैं कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका है और अब तालिबान अपने आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखने में विश्वास रखता है। और जैसे कि एक न्यूज़ भी आई थी कि जो है उसमें एक फेक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा था कि तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। तो उसमें फिर बाद में तालिबान ने क्लेरिफिकेशन किया था कि हम जो है ये कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानते हैं और हम इसमें हस्तक्षेप का विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि रशिया जो है कैसे जो है तालिबान से बात करने में इतना इच्छुक है। तो ये बता रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे रशियन नागरिक अफगानिस्तान रहते हैं उनकी सुरक्षा की हमें चिंता है और साथ ही साथ उस देश में शांति स्थापित, तो ये भी हमारा उद्देश्य है। ये चीज़ बताए जा रहे हैं। तो ये कहने और उसके बाद इनसे पूछा जा रहा है कि जो नई दिल्ली है यानी कि भारत है, भारत जो है तालिबान से बात करने में इच्छुक नहीं है, तो इस पर आपका क्या राय है। तो कह रहे हैं कि अगर भारत बात नहीं कर रहा तो ज़रूर इसमें कोई बात है और इसका भी एक जो है अपना भाई वो है महत्व है, लेकिन ये सुझाव दे रहे हैं कि भारत को तालिबान से अब बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ क्योंकि तालिबान का व्यवहार बदल चुका है और वो अपने नेबर से अच्छी जो है संबंध रखने का भी वो है इच्छुक दिख रहा है। अगली महत्वपूर्ण आर्थिक जगत से है, तो जो हमारे एक न्यूज़ है मूव फास्ट टू ईज लिक्विडिटी आरबीआई दास। तो जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा है कि जो है देखिए आरबीआई ने भी हाल ही में क्या कदम लिए हमने देखे कि जो रेपो रेट घटाया है 40 पॉइंट से लगभग और 4% रेपो रेट वर्तमान में है। रेपो रेट क्या होती है, वह दर जिस पे आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, ये वो रेपो दर है। तो अभी क्या है, आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग देखो रेपो रेट घटाए हैं और बैंकों को भी सस्ते पर ब्याज उपलब्ध करना चाहिएगा ताकि जो है मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसे की उपलब्धता हो, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोग एक्सपेंडिचर करें ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, नहीं तो समस्या काफ़ी गंभीर हो जाएगी। इसमें एक नाम और आपका आया है माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये कौन है, डिप्टी गवर्नर है, ये भी नाम आप परिचित रहिए, जैसे आपको अखबारों में आएगा तो कभी पूछा जा सकता है। डोंट इनिशिएट न्यू स्कीम्स मिनिस्ट्रीज टोल्ड। तो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सबको बताया है, सुझाव दिया है मिनिस्ट्रीज को कि भाई वित्त इसमें पैसे की बहुत तंगी है, आप सारा पैसा देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में लग रहा है, इसलिए बहुत सचेत होकर खर्च करिए, अनावश्यक कोई नई स्कीम मत स्टार्ट करिए, ये सुझाव दिया है। अगली न्यूज़ है आरबीआई क्रिएट्स 500 करोड़ फंड टू बूस्ट पेमेंट इंफ्रा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फंड क्रिएट किया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ। तो इसमें क्या है 500 करोड़ का, जिसमें 250 करोड़ आरबीआई देगी और अन्य जो शेष राशि आएगी वो जो बैंक होंगी या जो भी कार्ड इशूइंग बैंक्स होंगी या कार्ड नेटवर्क्स होंगे वो डिपॉजिट करेंगे। इसके तहत क्या उद्देश्य रखा गया है, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, फिजिकल और डिजिटल दोनों। मतलब क्या है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी दुकानों पे जो आपको देखे होंगे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उनको दिया जाएगा, जो कार्ड स्वाइप करके या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा उनको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो इसलिए ये फंड स्थापित किया गया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये चीज़ हमने जानने की आवश्यकता है, 500 करोड़ की राशि इसमें होगी। गवर्नमेंट सस्पेंड्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। जैसे कि जो भी जो है बीमारग्रस्त जो कंपनियां हैं, जो भी लोन ज़्यादा हो चुका है, सस्टेनेबल नहीं, उनके लिए एक कानून लाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके तहत जो भी दिवालिया कंपनियां हैं उनको जो है नीलामी करके जो भी राशि आ जाती है, जो भी उनका ऋण है उनको चुका दिया जाता है। लेकिन अभी आप जान ही रहे हैं आर्थिक गतिविधि काफ़ी कम है, तो सभी कंपनियों लगभग घाटे में चल रही थी इस समय, इसीलिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को बंद कर दिया गया है कि वर्तमान में किसी भी कंपनी के खिलाफ ये दिवालिया कानून नहीं लागू किया जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह लागू किया जाएगा तो हर कंपनी घाटे में है, हर कंपनी अभी लोन ना चुका पा रही होगी, सबको कंपनी का एनपीए होगा, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी इसको नहीं जारी किया गया, ये बताई जा रही है। अगली न्यूज़ है हाउ आर्कियोलॉजिस्ट कंटिन्यूड डिगिंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग करंट लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान बता रहे हैं कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो भी आपकी पुरातत्ववेत्ता हैं, वो कैसे जो है खनन विभाग के जो भी पुरातत्व संबंधी खनन करते हैं वो कैसे अपना कार्य जारी रख रहे हैं। तो बता रहे हैं कि लीडार टेक्नोलॉजी, लीडार क्या है, लेज़र लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो लीडार टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है कि लेज़र लाइट भेजी जाती है और जिस सरफेस पर जाती है वो टकरा के, और फिर उसके बाद एक रिसीवर होता है, टकराने के बाद जो लेज़र लाइट आती है वो रिसीव करती है, फिर रिसीव करके जहाँ पे जो लेज़र लाइट टकराई रहती है उसका एक छायाचित्र देती है। तो उस छायाचित्र के हिसाब से दूर से ही, यानी कि लीडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है घर बैठे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो भी सरफेसेस फोटोज़ हैं उनको स्टडी कर रहे हैं और उनके खिलाफ से अपना एक जो है मतलब आइडिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह आर्कियोलॉजिस्ट अपना कार्य अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर संबंधित जो है डिस्कशन। आज के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न है, कृषि 7वीं अनुसूची के किस सूची में है?
केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अस्थायी सदस्यों को 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत 2021-22 के लिए 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। तो केवल एक व 2, 1 व 3, उपर्युक्त सभी। इनका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पेट्रापोल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया था? अम्फान, निसर्ग, फेलिन, गज। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।